गुड इवनिंग छात्रों, मैं दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक आपका। और अभी तक हम लोगों ने जो इसके पहले वीडियो में पढ़ा 2 नंबर 4 नंबर पर हम फोकस थे। तो 1 नंबर का भी क्वेश्चन 10 ठो ज़रूर पूछता है, जो आपको करना ही होता है, टिक लगाना होता है। वो कुछ इस तरह से, जैसे कि जो उन्हीं 4 पेपरों को मैं रिवाइज़ करता हूँ, उनके 1-1 नंबर के क्वेश्चन कौन इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उसको अभ्यासी प्रश्न से ही ले लिया है कि इम्पोर्टेंट यही है लगभग। तो ईसीजी एक उपकरण है जैसे, तो वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह संभव है, तो ठोस, द्रव, गैस और निर्वात या बंद में तो कहाँ संभव हो सकता है। तो आप निर्वात में इलेक्ट्रॉन्स का प्रभाव संभव है। किस प्रकार की आग लगने से पानी का प्रयोग नहीं किया जाता, तो बिजली की आग लगने से। उसी तरह से रिक्त स्थान भरने को भी हो सकता है, या फिर वही ऑब्जेक्टिव इसी तरह से रहेगा। तो उसमें यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक से आग लगने से बेहोश हो जाए, तो उसे प्राथमिक उपचार क्या देना चाहिए, तो वो आप जानते ही, कृत्रिम सांस देते हैं आदमी, मुंह से दिया जाता है पीठ के बल से लेटा के, और इस तरह से आप देते हैं। विद्युत शॉक से बचने के लिए सभी औजार जो हाथ के होते हैं वो हैंडल पर प्लास्टिक लगे हुए होते हैं। और एसी में 220 वोल्ट विद्युत सप्लाई होती है, तो 50 हर्ट्ज उसकी उसमें 50 हर्ट्ज का आवृत्ति भी होती है। आप अक्सर देखा होगा आपने 220 और 50 हर्ट्ज। तो फिर इसी के बाद सत्य असत्य, ये सवाल भी ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, 1-1 नंबर का भी हो सकता है। तो 1-1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हैं 5 नंबर, और फिर 1-1 नंबर को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सी अग्निशामक यंत्र के प्रयोग से विद्युत आग लगने में बुझाने के काम किया जाता है। सत्य है, इसका नाम CTC है, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग लकड़ी से लगी आग बुझाने में किया जाता है। नहीं, ये बिजली का। विद्युत उपकरण को विद्युत लाइन से अलग करने के लिए टॉप प्लग को पकड़कर खींचना चाहिए। ये सही बात है, टॉप प्लग को पकड़कर खींचना चाहिए जो उसकी लंबी है। दूसरा चैप्टर हमारा यांत्रिक चाल से है, तो इसमें आपको मैकेनिकल वेव से, तो इसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके 1 नंबर 2 नंबर के देखिए। तो किसी गैस में ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे। गैस में निम्नलिखित अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी है, तो जल में जो तरंग पर उत्पन्न तरंगें हैं वो आपकी अनुदैर्घ्य तरंग हैं। एक तनी हुई डोरी पर तनाव को 4 गुना कर देने पर उसकी चाल जो है, मतलब उसका आधा, दोगुनी हो जाती है। मतलब तनाव अगर 4 करेंगे तो अनुप्रस्थ तरंग की चाल जो है वो दोगुनी, आधा उसकी हो जाती है। अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस में ही उत्पन्न की जा सकती हैं। पूछ सकता है जैसे अनुप्रस्थ तरंग किस में उत्पन्न की जा सकती हैं। एक शब्द का उत्तर है ठोस, 1 नंबर का। वैज्ञानिक न्यूटन के अनुसार गैसीय माध्यम में ध्वनि का संचरण समतापी अवस्था में होता है। ये समतापी किस अवस्था में होता है, समतापी। 1 डिग्री अगर ताप की वृद्धि आपको वायु की चाल में करनी है होती है, तो कितना उसकी चाल बढ़ जाएगी, 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। सत्य असत्य कहिए तो 1020 केल्विन ताप पर ध्वनि की चाल अगर 273 केल्विन चाल की दोगुनी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, 1092 केल्विन ताप पर ध्वनि की चाल 273 की चाल की दुनी हो जाएगी। ध्वनि की चाल निर्वात में होती ही नहीं है। गैस में ध्वनि अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं की जा सकती। सही बात है, गैस में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं की जा सकती। और उसके बाद हम और देखें नेक्स्ट चैप्टर, तो आपका परिणामी तरंग का है। इसके अंदर भी इम्पोर्टेंट, तो समान आवृत्ति के 2 परिणामी तरंगों का आयाम अगर I=a² होता ही है, तो आयाम का अनुपात 2/4 है, तो तीव्रता का अनुपात वर्ग हो जाएगा 4/9, तो 4/9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 1-1 नंबर के सवाल आपसे इस तरह से पूछ सकता है।
फिर उसके बाद तीव्रताओं का अनुपात अगर उल्टा दे दिया, वही 1/16 है तो उसको करणी में कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि I समानुपाते A²। और उसके बाद आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो जब किसी माध्यम में समतल प्रोग्रामिंग तरंगें संचरित होती हैं तो माध्यम के सभी कण एक प्रकार से कंपन करते हैं, परंतु कंपन की कला एक दूसरे पर कण पे बदलती रहती है। ये एक कला एक दूसरे पे से आज यहाँ पर है एक कण, दूसरा वहाँ, यहाँ, तो कला बदलती रहती है। तरंग गति में परस्पर तरंग दैर्घ्य की दूरी पर दो कणों के बीच के कालांतर जो होता है उसको 2π रेडियन, वही मैंने कहा जहाँ आपको पाई 360 भी यूज़ करना, 2π रेडियन होता है। सामान्य कान से आप 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंग को नहीं सुन सकते। इन्हें पराश्रव्य तरंग भी कहते हैं। और उसके बाद तरंग की तीव्रता का मात्रक जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड होता है, ये अथवा वाट पर मीटर स्क्वायर सही है। तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुपाती होती है, एकदम सही है। तो एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं ये, करीब 15 ठो रहते हैं, 12 ठो आपको करने रहते हैं। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन है एक एक नंबर के, 10-12 क्वेश्चन जरूर रहते हैं, 10 क्वेश्चन तो रहते ही हैं। हाइगेंस तरंग सिद्धांत में तरंग प्रकाश तरंग की प्रकृति को माना गया है। हाइगेंस तरंग में अनुदैर्घ्य लिया गया है। प्रकाश तरंग जो है के सिद्धांत में तरंगों की प्रकृति को अनुप्रस्थ बताया फ्रेजल ने। जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कौन सा लक्षण बदल जाएगा उसका, तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा बदल जाएगी, उसकी जो है साइकिल छोटी बड़ी हो जाएगी। निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति करिए। sin I/sin R V2/V1 ये हाइगेंस तरंग का अपवर्तन की व्याख्या का परिणाम है। किसी बिंदु से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएँ व्यतिकरण कहलाती हैं। दो माध्यम की तरंग की सीमाओं पर तरंगों की आंशिक परावर्तन व परागमन होता है। एक ही माध्यम में उत्पन्न अलग अलग तरंगें एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती हैं, सही बात है। जल की सतह पर बनने वाली लहरों को उर्मिका या रिफिल कहते हैं। तो अक्सर पूछ देता है उर्मिका किसे कहते हैं, तो जल की सतह पर समुद्र में बनने वाले उर्मिका कहते हैं। अब एक डॉपलर प्रभाव है जो कि आपका ये कक्षा 12 से हमने किया था डॉपलर इफेक्ट में। तो इसका भी एक एक नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एक नंबर के क्वेश्चन हमारे किस तरह से आते हैं। तो वो एक नंबर का क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट भी रहता है। और विश्व प्रसार संधि इसके अंदर है सिद्धांत, और ये ज़रूर पूछता है। और डॉपलर प्रभाव क्या है ये ज़रूर पूछता है। देखिए यहाँ पूछा भी है, डॉपलर प्रभाव सत्य है, किसके लिए सत्य है, तो इसमें आपको बताना होगा ध्वनि के लिए, केवल प्रकाश के लिए। तो ध्वनि और प्रकाश दोनों के लिए सत्य है। एक यात्री रेलगाड़ी में बैठा है जिसकी इंजन सीटी बजा रही है, यात्री द्वारा सुनी गई आवृत्ति वास्तविक सापेक्ष, मतलब जो उसके अंदर ट्रेन के अंदर बैठा है और सीटी बजा रहा है तो उसमें बराबर होगी, मतलब उसकी आवृत्ति सीटी की आवृत्ति जो सुनाई देगी या उसको वास्तविक आवृत्ति के सापेक्ष बराबर होगी। एक श्रोता किसी मिल के सायरन से ध्वनि सुन रहा है जबकि वो मिल की ओर जा रहा है, तो श्रोता को सायरन की ध्वनि सुनाई देगी। कैसी सुनाई देगी, जब मिल की तरफ जा रहा है तो बढ़ती हुई सुनाई देगी। और रिक्त स्थानों में अगर आप भरें तो प्रकाश संबंधी डॉपलर प्रभाव प्रकाश स्रोत तथा प्रत्येक के सापेक्ष की गति प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में अपेक्षित आभासी परिवर्तन जो है आभासी परिवर्तन कहलाता है डॉपलर विस्थापन। इसी को हम डॉपलर विस्थापन कहते हैं। प्रकाश संबंधी डॉपलर प्रभाव में प्रकाश स्रोत तथा प्रत्येक के सापेक्ष गति के कारण प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में प्रेषित आभासी परिवर्तन जब होता है तो वही डॉपलर इफेक्ट होता है। और सूत्र डेल्टा लैम्डा V/c लैम्डा में डेल्टा लैम्डा फ्रिंज विस्थापन कहलाता है। आपको कभी कभी फ्रिंज विस्थापन का सूत्र भी लिखने को आ सकता है, तो इसको सत्य असत्य में आपसे पूछ दिया है।
तो इसमें ये असत्य है, इसका C/B ये सूत्र नहीं होता। विश्व प्रसार का हब्बल सिद्धांत हब्बल के मतानुसार है, सही बात है, हब्बल साहब ने ही दिया था। तो इस तरह से एक एक नंबर के क्वेश्चन जो है हमारे पास आते हैं अक्सर। तो आप थोड़ा वीडियोस को देखते रहें, देख लें, उसमें से और भी कुछ एक एक नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जैसे कि किन परिस्थितियों में डॉपलर का प्रभाव लागू नहीं होता, मैंने आपको वीडियोस में दिया भी है। एक एक नंबर दो नंबर के सवाल जरूर आ जाते हैं। गन की चाल क्या है और इस तरह से। तो आप तरंगदार विस्थापन का सूत्र भी यहाँ आप देख लीजिए, डेल्टा लैम्डा V/c, ये तरंग विस्थापन का सूत्र है, जिसको कि फ्रिंज विस्थापन का सूत्र वो कह रहा था। तो ये फ्रिंज विस्थापन सूत्र नहीं है, ये तरंग विस्थापन का सूत्र है। तो मेनी थैंक्स छात्रों, आज का यही रहेगा सिंगल नंबर का। उसके बाद कल अगले से हम 5 में जो रेस्ट 4 पेपर बचे हैं पेपर 1 में, उसको हम पढ़ाएंगे, और फिर उसी 4 पेपर में 1 नंबर 2 नंबर और 8 नंबर के क्वेश्चन को थोड़ा सा गेस करेंगे, ताकि पेपर 1 हमारा संपूर्ण रूप से क्लियर हो। मेनी थैंक्स। फॉलो द लॉकडाउन। और स्कूल में फॉर्म वगैरह मिल रहा है, और छात्र अपना फॉर्म ले सकता है। मेनी थैंक्स छात्रों।